नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 4 जून को नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ज़बरदस्त झटका लगा था। हम खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। और फिर झटकों का एक दौर शुरू हो गया और पिछले 2 महीनों में इतने झटके लगे हैं कि प्रधानमंत्री ज़बरदस्त तरीके से हिले हुए ज़रूर होंगे। इन झटकों से उबरने के लिए या इन झटकों से जो उनकी छवि को नुकसान हो रहा है उसको बेहतर करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक भूमिका की तलाश में निकल पड़े हैं। बल्कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो दरअसल नोबेल पुरस्कार की तलाश में निकल पड़े हैं। इसीलिए पहले पहल वो रूस चले गए, व्लादिमीर पुतिन से मिले, उनसे झप्पी ली और उसके बाद वो माना जाता है, बल्कि उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि उन्होंने यूक्रेन के मसले पर बात की और ये समझाइश दी कि शांति होनी चाहिए, दुनिया में स्थिरता होनी चाहिए और यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए। तो कुछ गुडी अच्छी मीठी मीठी बातें हुई और प्रधानमंत्री वापस हो गए। इसके बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम बना लिया यूक्रेन का। यूक्रेन पहुंच गए, वहाँ भी उन्होंने जेलेंस्की की झप्पी ली, उनके कंधे पर हाथ रखकर बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए और बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे ये लगे कि मोदी जी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं यूक्रेन में शांति के लिए, यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए। वहाँ से लौटकर फिर उन्होंने जो बाइडेन को सारा रिपोर्ट किया कि रूस में क्या किया, यूक्रेन में क्या किया और बाइडेन को खुश करने की कोशिश की। तो इस तरह से जो 3 कोण हैं यूक्रेन युद्ध के, एक रूस है, एक यूक्रेन है और एक अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका से ही जुड़े सारे देश उसके इशारों पर चलते हैं और फैसले लेते हैं। नाटो की कमान बेसिकली अमेरिका के हाथ में है और जितने नाटो से जुड़े मुल्क हैं वो उसके हिसाब से चलते हैं। तो यूक्रेन में तो नाटो की बड़ी भूमिका है, वही लड़ रही है, एक तरह से इलेक्शन, माफ़ कीजिएगा, युद्ध, और बाइडेन का हाथ उसके ऊपर है। तो बाइडेन को खुश कर रहे हैं, पुतिन को खुश कर रहे हैं और जेलेंस्की को खुश करने गए थे, लेकिन वो खुश हुए नहीं। उस समय तो लगा कि प्रधानमंत्री ने जो पहल की है उससे शायद यूक्रेन का गुस्सा शांत हो जाएगा, जेलेंस्की का जो क्रोध है वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री के लौटने के बाद उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से वो ज़रा भी इम्प्रेस नहीं है। उनके वादों से, उनकी सहानुभूति से, उनकी जो संवेदनशीलता वहाँ जाकर उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की, उन तमाम चीज़ों से वो बहुत प्रभावित नहीं है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके प्रधानमंत्री के सारे जो उन्होंने कहना चाहिए माहौल बनाने की कोशिश की थी, उसकी धज्जियाँ बिखेर दी। अव्वल तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि उन्हें पुतिन का साथ नहीं देना चाहिए। उनकी नज़र में, जेलेंस्की की नज़र में पुतिन हत्यारे हैं और वो अगर पुतिन के साथ खड़े हैं तो वो एक तरह से यूक्रेन के साथ नहीं हो सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कई और बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि जो तेल खरीद रहा है रूस से भारत, और बड़ी मात्रा में ख़रीद रहा है और उसकी वजह से रूस की इकोनॉमी को बड़ी मदद मिल रही है, ये हमें बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। क्योंकि रूस अगर तेल उसका न खरीदा जाए तो उसकी हालत गड़बड़ा सकती है और यूक्रेन वार को उनको जीतने में बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी और यूक्रेन के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो एक नाखुशी तो उन्होंने इस पर जाहिर की। फिर उन्होंने इस पर भी नाखुशी जाहिर की कि संयुक्त राष्ट्र में जितने भी प्रस्ताव आए हैं उनसे भारत ने अपने को दूर रखा है, यानी उसने यूक्रेन के पक्ष में वोट नहीं किया है, या तो वो एब्सेंट हो गया है, ज़्यादातर मौक़ों पर एब्सेंट ही हुआ है। तो एक तरह से ये रूस का समर्थन करना हुआ, यूक्रेन का विरोध करना हुआ। इसलिए अगर भारत ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की भूमिका निभाता है और फिर यूक्रेन आके हमदर्दी प्रकट करता है तो उससे वो प्रभावित होने वाले
नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शांति सम्मेलन भी आयोजित करने की पेशकश की थी शायद जेलेंस्की से, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जो स्विट्ज़रलैंड में शांति सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में तो भारत था ही नहीं। जब उस सम्मेलन के साझा बयान में भारत शामिल नहीं हुआ तो फिर वो उस देश में शांति सम्मेलन रखने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आपको बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड में जो शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने एक बहुत ही निचले स्तर के सेक्रेटरी पवन कपूर को भेजा था और वहाँ पर उन्होंने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था उसमें उससे अपने को अलग कर लिया था। तो एक जो पहला शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं थी। अब अचानक भारत ये कह रहा है कि हम शांति सम्मेलन कायम करेंगे, आयोजित करेंगे और आपकी सहमति चाहिए। तो जाहिर है कि जेलेंस्की को ये जो पेशकश है पसंद नहीं आई और उनका जो पूरा जोर था वो यही था कि रूस के साथ अपने रिश्ते भारत तोड़े, उसको मदद न करे, ख़ास तौर पर तेल खरीदने के मामले में जो मदद वो कर रहा है। जेलेंस्की के इन बयानों ने मोदी के नोबेल पुरस्कार अभियान को एक झटका दे दिया है। वो अगर ये सोच रहे हो कि दो महाशक्तियों को राज़ी करके, खुश करके, जेलेंस्की को थोड़ा प्रेशराइज करके बातचीत की टेबल पर ले आया जाए और किसी तरह से कोई एक छोटा मोटा रास्ता निकाल दिया जाए तो वो नोबेल पुरस्कार के दावेदार हो जाएंगे, शांति के नोबेल पुरस्कार के दावेदार हो जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इतनी उलझी हुई हैं और इतनी भारत की भूमिका इस तरह की रही है कि इसमें इसकी गुंजाइश बनती ही नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पूरा कहा कि जेलेंस्की नाखुश है, यूक्रेन के लोग बहुत नाखुश होंगे भारत की भूमिका को लेकर। लेकिन ये सही है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेगा। उसे रूस से तेल खरीदने से बहुत फ़ायदा हुआ है और उसकी वजह से इकोनॉमी को थोड़ा सा मदद मिली है। तो भारत पहले तो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, लेकिन मोदी जी को नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट में रुचि रहती है। इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को दूसरे तरह से पेश करते हुए दिखना चाहते हैं, विश्व गुरु के रूप में, शांति के दूत के रूप में। और यहाँ पर वो एक शांति कायम करने वाले वार्ताकार या समझौताकार या आप कह लें कि एक मिडिल मैन की भूमिका और शांति स्थापन करने की दिशा में प्रयास करने वाले एक देश के रूप में, नेता के रूप में, देश को छोड़ दीजिए, नेता के रूप में दिखना चाहते हैं। लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये चीज़ परवान चढ़ती दिख नहीं रही है और मोदी जी को निश्चित रूप से निराशा हुई होगी कि जेलेंस्की को पटाने का जो खेल उन्होंने खेला था वो चला नहीं। और लेकिन वो अगर ये सोचते थे कि यूक्रेन जाके जेलेंस्की को पटा लेंगे और बात बन जाएगी, तो ये तो कहते हैं ना, फूल्स पैराडाइज में रहना है, मूर्खों के स्वर्ग में रहना है। क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की भूमिका क्या रही है, कम से कम यूक्रेन के मामले। अब अगर कल को इजराइल के मामले में प्रधानमंत्री कोई मध्यस्थता करने की बात कहें तो वहाँ भी यही होगा, क्योंकि गज़ा के लोग देख रहे हैं कि भारत इजराइल को अस्त्र शस्त्र सप्लाई कर रहा है, तो वो कैसे भारत की भूमिका को सकारात्मक मान सकते हैं। इजराइल के साथ भारत के जो निकट के संबंध बन गए हैं उसमें वो फ़िलिस्तीन की बात तो करता रहता है, लेकिन फ़िलिस्तीन के मामले में कुछ ठोस करता नहीं है। इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी चाहे इजराइल हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों ही के मामले में किसी समझौताकार, वार्ताकार के रूप में नहीं बनती दिख रही। इसके लिए घनघोर प्रयास करने पड़ेंगे, अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करने पड़ेंगे, जो कि मोदी जी के रहते संभव नहीं है। मोदी जी केवल अपनी भौकाली से नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं, जो कि होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।